अब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट XBB मिला है और XBB वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट से मिलकर बना है। XBB वेरिएंट पहली बार सिंगापुर और अमेरिका में मिला। अब तक इस वेरिएंट के जानलेवा होने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि XBB वेरिएंट की संक्रमण दर काफी तेज बताई जा रही है। नए वेरिएंट के अब तक भारत में 71 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में XBB वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हो गई है, जबकि उड़ीसा में 33 और बंगाल में 17 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो वहां 16 मरीजों में XBB वेरिएंट मिला है। पेरू के कुस्को में आग की तेज लपटों और धुएं के गुबार के बीच कुछ फायर फाइटर्स दिखे, जो जंगलों में लगी आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन फायर फाइटर्स के पास आग पर काबू पाने के कुछ खास इंतजाम नहीं दिखे। इनमें एक शख्स के पास तो सेफ्टी हेलमेट भी नहीं था और वो आग की लपटों से उठ रही चिंगारियों के बेहद करीब था। पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग तेजी से फैल रही है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इसलिए जंगल के किनारे बसे लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। En lo que va del año tenemos 332 incendios forestales, más de 20.000 hectáreas ya afectadas al día de hoy. दमकल के अलावा पुलिस टीम भी आग बुझाने के लिए तैनात की गई है। सरकार अब जल्द ही इस काम में सेना को भी लगा सकती है। यहाँ प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव अभियान का बिगुल फूंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। सोलन में प्रियंका ने मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। बिहार के पटना में जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा तो जेडीयू ने कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया कि जो भी बीजेपी के विरोधी हैं, उनके यहाँ ही सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। पंजाब के भटिंडा में सुंदर लड़कियों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाने का पोस्टर लगवाने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पोस्टर लगवाए थे कि सामान्य वर्ग की जो लड़की सबसे सुंदर होगी, उसकी शादी एनआरआई लड़के से करवाई जाएगी। गुरुग्राम में बुधवार को मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया है। साथ ही मस्जिद में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। 10 नवंबर को देश को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। ये ट्रेन चेन्नई, मैसूर और बेंगलुरु के बीच चलेगी। वंदे भारत ट्रेन चलने से इस रूट पर हजारों लोगों का सफर आसान हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में एक के बाद एक कई मकान उफनती नदी में समा गए। बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी के रास्ते में जो भी आया उसका अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ बाढ़ से बेकाबू हुई नदी में एक के बाद एक कई मकान जल समाधि लेते दिखाई दिए। देखते ही देखते एक पक्का मकान भी गंगा नदी में समा गया। भागलपुर के गोपलापुर इलाके में गंगा नदी पूरे उफान पर है। हालत ये है कि बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। बाढ़ की चपेट में आने से 20 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो चुके हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि उनके पास न खाने को कुछ है और न ही अब रहने के लिए छत बची है। कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं घटना न हो जाए, 20 गोटे कम नहीं कटा होगा। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का आरोप है कि मुश्किल की इस घड़ी में प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। सुबह से ज्यादा कटा हो रहा है। 4 बजे शुरू वहीं चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार की तरह इस बार भी एक ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव की तारीखों का ऐलान करने खुद मुख्य सचिव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया के सामने आए। चुनाव आयुक्त के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा। डेट ऑफ पोल 12 नवंबर एंड डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर and the entire process is completed by 10th of December. ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट डालने के हक का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ खास कदम उठाने का भी ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग और कोविड पॉजिटिव लोगों से इस बार एक फॉर्म भरवाया जाएगा। ऐसे लोग अगर पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकेंगे तो आयोग के कर्मचारी उनके घर जाकर उनसे वोट करवाएंगे। यानी चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से मतदान कराने की पुख्ता योजना बनाई है। अब हिमाचल प्रदेश में 17 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तय है। राज्य में मतदान 12 नवंबर को होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंक गणित की बात करें तो यहाँ कुल 62 सीटें हैं, जबकि सरकार बनाने यानी बहुमत का आंकड़ा 35 है। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 55 लाख है, जिनमें से 27,27,000 महिला मतदाता हैं। वॉशिंगटन में इशाक डर IMF और विश्व बैंक के सालाना बैठक में शामिल हुए। वहीं इससे पहले एयरपोर्ट पर हुई बेइज्जती के लिए शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN ने PTI को जिम्मेदार बताया है। PMLN ने कहा कि इशाक डर के खिलाफ नारेबाजी करने वाला शख्स इमरान खान का समर्थक है। वहीं इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ और उनके मंत्री इशाक डर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जनाब, आपकी 2012 में 80 लाख आपके शासित थे और 4 साल के बाद वो 80 करोड़ में पहुंच गए, तो आपके पास पैसा आया किधर से? वैसे ये पहली बार नहीं जब विदेश में पाकिस्तान के किसी मंत्री की फजीहत हुई हो। इससे पहले पिछले महीने लंदन में नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। उन्हें चोरनी कहा गया था। ऐसे काम क्यों करते हो इमरान खान साहब? ये देखें, ये वहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें सर पे दुपट्टे रखती है। यहाँ देखें इसको लंदन में जैसे चीज में डोना बच्ची की गई है। नहीं, गुची का बैग, गुची का बैग, कुछ भी नहीं। हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोल सकते। मुँह छुपा के फिरे। शर्म आती है इस चीज में। कुछ महीने पहले PM शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे तो मदीना में लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। इमरान ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार के मंत्रियों की ऐसी छवि बन गई कि वो आज जहां जाते हैं उन्हें चोर बताया जाता है। और यहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के बयान को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के आदेश पर ही इटालिया ने PM मोदी की मां का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने भी चुनौती दी है कि अगर केजरीवाल में दम है तो गुजरात आकर गाली दे। तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। CM योगी ने प्रशासन को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी और जरूरी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। CM ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि का भी ऐलान किया है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी जमकर तबाही मचा रही है। गंगा की बाढ़ में कई घर समा गए हैं। गंगा किनारे हो रहे कटान से लोगों में दहशत बनी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के आतंकी के एनकाउंटर का वीडियो सामने आया है। 4 दिन पहले 10 अक्टूबर को सुरक्षा बलों की लश्कर के आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। मध्य प्रदेश के धार जिले में हत्या के एक आरोपी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जिस व्यक्ति का घर तोड़ा गया उस पर एक युवक की हत्या करने और घर के अंदर ही उसके शव को दफनाने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और प्रशासन ने बीती रात उसके घर पर बुलडोजर भी चलवा दिया। रात भर चली कार्रवाई में हत्या के आरोपी की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये बिल्डिंग हत्या के मुख्य आरोपी आशिक पटेल की है। आरोप है कि आशिक पटेल ने रूपेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी और उसका शव अपने ही घर में दफना दिया। आशिक पटेल की बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि प्रशासन को बुलडोजर के अलावा दूसरी मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई में पटेल के करीब 200 कमरे गिराए गए हैं। रूपेश के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने आशिक पटेल के अलावा उसके 5 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पटना के एक बड़े कारोबारी गब्बू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि गब्बू सिंह का जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष लल्लन सिंह से करीबी रिश्ता है, जबकि आयकर विभाग के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई। कई अहम कागजात खंगाले गए। यही नहीं, गब्बू सिंह के करीबी अरविंद सिंह के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी रहेगी और गब्बू सिंह से इस मामले में पूछताछ भी की जाएगी। गब्बू सिंह की गिनती बड़े बिल्डरों में होती है। वो होटल कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्हें लल्लन सिंह का करीबी भी कहा जाता है। हालांकि लल्लन सिंह गब्बू सिंह के उनके करीबी होने के सवाल पर भड़क गए। किसी के करीबी पर क्या होता है? अपना काम करेंगे, उसे क्या मतलब है? वो अपना काम करते रहे। यही नहीं, उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी के लिए बीजेपी पर भी हमला बोला। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी से बिहार का सियासी तापमान एक बार फिर चढ़ गया है।
गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के बाद लल्लन सिंह ने पटना में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी दबाव डालने के लिए छापेमारी करती है, लेकिन ना तो वो डरेंगे और ना ही किसी के दबाव में आएंगे। जबकि इस मामले में आरजेडी भी हमलावर नजर आई। जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार बनाने वाली आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के यहाँ आईटी रेट क्यों पूछते हैं, इसका जवाब आपको जनता देगी। जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और जांच एजेंसियों से तकलीफ है तो कोर्ट जाए। इनको अब लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों को ही हो रही है। हालांकि इस मामले में जन अधिकार पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। 18 सालों से ललन सिंह जी या गब्बू सिंह जी के पास पैसा था कि नहीं था, जब तक आपके साथ रहे। अभी ही न ललन सिंह जी की बड़ाई कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। यही नहीं, पप्पू यादव ने आरजेडी की ही तरह बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। आर्मी के बहादुर डॉग जूम को आज आखिरी विदाई दी गई। जूम को विदाई देते वक्त वो सम्मान दिया गया जो एक शहीद सैनिक को दिया जाता है। इसके लिए श्रीनगर में चिनार वॉर मेमोरियल पर सेना के जवान जुटे। यहाँ सैनिक सम्मान के साथ कैनाइन वॉरियर जूम को आखिरी विदाई दी गई। जूम को श्रद्धांजलि देने के लिए चिनार कोर की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला मौजूद थे। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले जूम को जम्मू में भी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ 29 आर्मी डॉग यूनिट के जवानों ने जूम की फोटो पर फूल चढ़ाए और उसकी बहादुरी को सलाम किया। जूम एक बहुत बहादुर सिपाही था, लेकिन उसके कारण से बहुत जान भी बचा है, जान मान का यहाँ पे सुरक्षा भी हुआ है। इस दौरान कई डॉग भी जूम को श्रद्धांजलि देते दिखे। जूम 9 अक्टूबर को अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान घायल हो गया था। उसे आतंकियों की 2 गोली लगी थी, लेकिन आतंकियों से लोहा लेने वाला जूम गुरुवार को अस्पताल में जिंदगी से जंग हार गया था। जूम ने सर देखिए बहुत ही अच्छा काम किया। उसने इतने सारे जवानों की जान बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जूम को याद करते हुए सेना ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उसकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में पिटबुल नस्ल के एक डॉग के हमले का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पिटबुल नस्ल के डॉग ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। डॉग ने बच्ची के दोनों पैरों में अपने दांत गड़ा दिए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त बच्ची अपने अपार्टमेंट के पार्क में खेल रही थी। बच्ची के घर वालों का आरोप है कि पिटबुल डॉग ने जब बच्ची पर हमला किया तब उसका मालिक वहां नहीं था। इस मामले में बच्चे के पिता ने पिटबुल डॉग के मालिक के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लखनऊ और गाजियाबाद में पिछले 4 महीनों में पिटबुल डॉग के हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में आज करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर बाद पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। दिल्ली में आज करीब 8 बजे चांद दिखेगा। रामनगरी अयोध्या में इस बार होने वाले दीपोत्सव में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। अयोध्या के दीपोत्सव में इस साल 15 लाख दीपक जलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी। साथ ही ये ट्रेन चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। राजस्थान के 84 विधानसभा के विधायक राजकुमार रोत ने 10वीं और 12वीं के 40 टॉपर बच्चों को उदयपुर से दिल्ली तक का हवाई सफर कराया। विधानसभा क्षेत्र में परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों के लिए ये खास इंतजाम किया गया।